हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है ये। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 है सरकार क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ कानून नियम हैं जिनका हम सभी पालन करते हैं, जो कि हमें मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना है, लेकिन आज आप जानेंगे कि सरकार बनाना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। हर एक देश का विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं। देखो, इसमें सरकार का काम जो होता है वो सरकार नहीं होगी तो कौन हमारे बारे में सोचेगा। जो सरकार है वही सोचती है कि सड़कें स्कूल कहाँ बनाए जाएं, सड़कें कहाँ पर हों, जो ये बाज़ार में महंगाई हो रही है इसको कैसे रोका जाए। बहुत सी है, जैसे कहीं पे दुर्घटना हो गई तो उन लोगों को कैसे बचाया जाए, उनको क्या सुविधा दी जाए। तो ये जितने भी काम हैं हमारी सरकार करती है। अगर सरकार ना हो तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल की सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरों देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जो प्राकृतिक विपदाएं घेरती हैं, जैसे कि सुनामी और भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। देखो, सरकार का जो महत्वपूर्ण काम हो गया, पहले तो ये हो गया सीमाओं की सुरक्षा करना। अगर सीमाओं की सुरक्षा नहीं होगी, सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कि भाई यहाँ पर जो है हमारे जो जवान सैनिक है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनके कारण हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, अगर वो वहाँ पर सीमाओं पर रक्षा नहीं करेंगे, तो अगर ये सरकार सरकार के ने जो नियम कानून बनाए हैं, जो फौजी हैं वहाँ पर, जब उनको वहाँ पे भर्ती ही नहीं करेंगे, जब उनको वहाँ पे रखेंगे नहीं, तो कैसे सीमाओं की सुरक्षा होगी। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, ये भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर शांतिपूर्ण संबंध नहीं बने रहेंगे तो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी ये सब देखने को मिलेगा हमें, जो कि एक दूसरे देश के टकराने के कारण होता है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिलें। जो देश के नागरिक हैं उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, प्राप्त सुविधाएं मिलें, ये भी सरकार का ये उत्तरदायित्व है। जब प्रकृति विपदाएं घेरती हैं, जैसे सुनामी या भूकंप, तो वहाँ पे मुख्य रूप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए, अगर कहीं कोई विवाद होता है, तो कहीं कोई अपराध होता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आपने देखा होगा कहीं भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ गया, तो वहाँ जो मदद के लिए सरकार जो होती हैं वो बहुत वहाँ तक जहाँ पे बाढ़ आ गई वहाँ पे खाना पहुँचाते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं, वहाँ से उन्हें निकालते हैं। चाहे वो हेलीकॉप्टर से निकालें, चाहे वो कैसे भी निकालें, वो उनकी किसी न किसी रूप से सहायता करने की कोशिश करते हैं। कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय में जाकर उसे दंड दिया जाता है, उसको सज़ा मिलती है। तो न्यायालय भी क्या है, सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी होता है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे जिससे आवश्यक निर्णय लिए जाएं। भाई, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें संतुलन बना बना रहे। नहीं तो अगर सरकार नहीं होगी, कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी को सुना देगा, कोई भी किसी को पकड़ लेगा, किडनैप कर लेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर कोई कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, तो इन सब चीज़ों को पालन करने के लिए सरकार की व्यवस्था ज़रूरी है। जैसे कि कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये क्या है, सरकार के अंग हैं। आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो सके। कि ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है, ऐसे निर्णय लिए जा सकें जो जो कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो सके। मतलब
कि पूरे भारत देश पे लागू हो सके। उदाहरण के लिए संसाधन के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत। संसाधनों के नियंत्रण, आप संसाधन सारे खर्च हो जाएँगे तो फिर कहाँ से आएगा? इस पे भी नियंत्रण होना चाहिए ना। तो देश की सीमाओं की सुरक्षा की ज़रूरत, ये सबसे बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है तो, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। क्या करती है? निर्णय बनाती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। देखो सरकार के कितने स्तर हैं? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि स्थानीय स्तर पर सरकारें क्या काम करती हैं, राज्य स्तर पर सरकारें क्या काम करती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें क्या काम करती हैं। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। स्थानीय स्तर जो होता है बहुत छोटे, सबसे छोटे उसमें आ जाता है, जिसमें आपका शहर आ जाएंगे, गांव की गलियां आ जाएंगी, मोहल्ले आ जाएगा। तो इनमें जैसे, और राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य का ध्यान रखें, जैसे कि हरियाणा एक राज्य हो गया, असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती है, जो मतलब पूरे राज्य के लिए काम किया जाए, ठीक है। ये गली की सड़कें बनवाना, मोहल्ले, ये सब तो वैसी है कि ये स्थानीय स्तर पे आ जाता है। अब है राष्ट्रीय स्तर की सरकारों का संबंध पूरे देश से होता है। जो राष्ट्रीय है इसका संबंध पूरे देश से होता है। राज्य स्तर का मतलब होता है जो राज्य का हो, ठीक है। और स्थानीय स्तर जिसमें शहर मोहल्ले आते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, तो आपको यहाँ बताया जाएगा आगे। लेकिन आप पहले ये ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। जम्मू और कश्मीर, और जो लद्दाख था उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो इसमें यही है कि 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बटा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जिसमें जम्मू और कश्मीर एक हो गए और जो लद्दाख, ठीक है। फिर है, ये भी पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। अभी तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, उसके जब ये चैप्टर मैं आपके पूरे करवा दूंगी उसके बाद मैं आपको नोट्स बनाकर पढ़ाया करूँगी। सरकार एवं कानून, तो हम पढ़ते हैं, सरकार एवं कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मान्य होते हैं। केवल यही वही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये सरकार का बनाया हुआ कानून तो है, जिससे कि क्या होगा कि एक तो जो रोड पे वाहनों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं रहेंगी, वो लिमिट में रहेंगी। दूसरा ये है कि जिसको कि लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस एक तरीके से स्कूल के जैसे बच्चों का आई कार्ड होता है उस तरीके से कर दिया कि भाई जिसके पास नहीं होगा उसको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। तो ये नियम ही है जिसको हम फॉलो करते हैं। सरकार जो और कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, सरकार ने कार्रवाई करी, उसके अलावा भी अगर लोगों को ये लगे ना कि कानून का पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसका धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वो न्यायालय जा सकती है,
और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन कराने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। भाई सरकार तो ठीक है, तुम सरकार है, लेकिन उस सरकार को बनाता कौन है ना? सरकार किस प्रकार की है, तो उस देश की सरकार कैसी है, ये जो वहाँ की जनता रहती है उन पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति प्रदान देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं वो अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। हमारे यहाँ तो पसंद के नेता को वोट देकर चुना जाता है। एक बार फिर चुन ले जाने के बाद वही लोग सरकार बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। लोकतंत्र में क्या करना होता है? सरकार को अपने बताए गए निर्णय और उठाए गए कदमों को बताना होता है और सफाई देनी होती है। देखो सरकार को बताना पड़ता है यहाँ लोगों को, क्योंकि यहाँ लोगों ने ही सरकार को बनाया है कि हमने ये कार्य किया, हमने इस तरीके से कार्य किया, ठीक है। और अपने बारे मतलब अपने और अपने कार्यों के बारे में बताना पड़ता है कि हमने ये निर्णय लिए थे, इससे ये फ़र्क हुआ, ठीक है, ये कदम उठाए हमने, और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। ये राजा रानियों के टाइम में हुआ करता था कि इसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती थी। उसे क्या बोलते थे? राजतंत्रीय सरकार। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता था जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता था। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती थी। जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती थी वो राजा के पास होती थी। और ये राजा रानी कभी भी ना ये जो पालन करते थे राजतंत्रीय शासन का, ये कभी भी क्या करते थे? अपनी सफाई नहीं देते थे, ये सफाई देने के लिए बाध्य नहीं थे। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते थे और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती थी। लोकतंत्र में देनी पड़ती थी। जो भी नेता चुना जाएगा, जो भी वहाँ बनेगा, सरकार बनेगी, उसको अपनी सफाई देनी पड़ती थी, अपने कार्य बताने पड़ते थे। लेकिन राजतंत्र में क्या था? अपने कार्य और नहीं बताने पड़ते थे, इसमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोकतंत्र सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। देखो बहुत बार पूछा गया, लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करेंगे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आज क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि सरकार में क्या होता है कि लोग सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जो निर्धारित की जाती है, आपको इस समय चुनाव देना होगा है, तो बल्कि चुनाव की प्रक्रिया को द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ये क्या करते हैं? सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वैश्विक नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। जब तक अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वैश्विक नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। वैश्विक नागरिक मतलब जो हो गए 18 साल का हर व्यक्ति या उससे ऊपर का हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो ये तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी जब तक सभी को अधिकार प्राप्त ना हो। मान लो बहुत समय पहले ऐसी भी व्यवस्था थी कि जो पढ़े लिखे लोग थे केवल वही वोट दे सकते थे, महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। वो भी आएगा आगे, वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जैसे कि मैंने भी बताया था। तो उस समय पे इतना भेदभाव था कि भाई
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही वोट देगा, जिसके पास धन संपत्ति है वो वोट देगा। गरीब के पास ना तो वोट का अधिकार था, ना महिलाओं के पास वोट का अधिकार था। तो इन सब के लिए अभी देखना आगे कितना, जो हमारे गांधी जी हो गए, उन्होंने इन सब के लिए कितना आंदोलन किया, इनके हक के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी उन्हीं पुरुषों को वोट देने देते थे जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग करी। जनता ने क्या करा, इकट्ठा होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, ये बहुत जरूरी लाइन है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी का होने का गुनाह किया है, तो ये जो लाइन है बहुत ज़रूरी लाइन है। याद रखना कि पहले जो औरतों को जो अनपढ़ वर्ग थे, जो गरीब थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो गांधी जी ने आंदोलन किए, जोर शोर से ये मांग उठाई कि 1931 में इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने क्या कहा था, ये याद रखना। गांधी जी ने कहा था कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर, ठीक है, तो ये वोट नहीं दे सकता। यहाँ तक तो जरूर याद रखना कि जिसके पास चरित्र है या संपत्ति या शिक्षा नहीं है वोट नहीं दे सकता। तो किस पत्रिका में लिखा हुआ था, इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था। बहुत बात पूछ लेता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो वोट देने का अधिकार भी था वो सबको समानता के लेवल पे नहीं था कि सब समान हैं। 18 या 18 से अधिक वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, नहीं, यहाँ तो कुछ वर्गों में ही था। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। वो पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। पूरे यूरोप में और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। देखो, यूरोप में भी और अमेरिका में भी महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली। महिलाओं ने जो संघर्ष किया था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और तेजी पकड़ ली। इस आंदोलन को क्या कहा जाने लगा, फिर महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सफरेज मूवमेंट। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ये बहुत बार पूछा जाता है। अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोग ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो गए। देखो, जो पुरुष थे वो लड़ाई में थे, अब भाई काम कौन करे, तो महिलाओं को बुलाया गया। जब उन्होंने देखा कि भाई महिलाएं भी काम कर सकती हैं और अच्छे से कर सकती हैं, तो देखकर बड़े आश्चर्य में हुए कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणा बना रखी थी कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिलाओं को मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी सभी महिलाओं ने वोट देने के लिए अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर में बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने क्या करा, जगह जगह पर जो प्रदर्शन था वोट देने के अधिकार के लिए, वो किस तरीके से किया था, अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर। उनमें क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी,
अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो अभी ये जो यहाँ का थर्ड चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था सरकार। सरकार क्या होती है, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। स्थानीय स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि वोट देने का जो अधिकार था उसके बारे में पढ़ा कि पहले अधिकार नहीं था, अब अधिकार मिला है। तो महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उनको कब जाके अधिकार मिला, गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, कल 4th चैप्टर पढ़ेंगे हम। कल 4th अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे 4th अध्याय में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना ज़रूर। और अभी तो मैं आपको वैसी बारी बारी एक एक करके चैप्टर पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी जो इम्पोर्टेंट्स लाइन होंगी, इम्पोर्टेंट जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर में से आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बना के दूँगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना ज़रूर। धन्यवाद।